हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड जीके का एमसीक्यू चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, जिसमें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4। क्लास 4 में हम जो अगला हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है झारखंड का आधुनिक इतिहास। तो झारखंड का आधुनिक इतिहास इस क्लास के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि झारखंड जीके में आपका एक अच्छी पकड़ हो कि एग्ज़ाम में अगर आप बैठें तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाए तो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, 95% से ज़्यादा आप स्कोर अगर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ आप शुरू से और लास्ट तक आप देखिए। यकीन मानिए कि आप यदि चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कर लेते हैं और आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो आप निस्संदेह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी और आप जो है एमसीक्यू के माध्यम से ही सारी कहानी को इंटरलिंक कर पाएंगे और निश्चित तौर पे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर खड़ा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले झारखंड का आधुनिक इतिहास में पहला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको कौन कौन से कथन स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही है बताना है। तो पहला है, संथाल परगना में अंग्रेजों के आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व हुआ था। तो संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन जो है वो बक्सर के पूर्व में ही हुआ था। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि 1763 में राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई और परिणामतः संथाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। तो ये सेकंड भी स्टेटमेंट अपना सही है। इसके पूर्व 1676 ईस्वी में राजमहल में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक एजेंसी की स्थापना की थी, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, चूँकि संथाल परगना बंगाल के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, अतः बंगाल के साथ ही इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो बिल्कुल ये आपका 1, 2, 3, 4 ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ? झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम 1767 में सिंहभूम में हुआ। अंग्रेजों के प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट तथा हो का कोल्हान था। अगला क्वेश्चन है कि फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 में सौंपा गया था। 1767 में सिंहभूम पर फर्गूसन ने आक्रमण किया था। अगला है कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 को हुआ था। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 को हुआ। फर्ग्यूसन 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीता और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। इन्होंने अंग्रेजों को इसके बदले 5500 रुपये का सालाना कर देना स्वीकार किया। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ढालभूम के राजा को फर्गूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? तो अभी आपने देखा कि फर्गूसन ने जो है वो ढालभूम के राजा को पराजित करने के बाद ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल को बनाया गया। किसको बनाया गया? जगन्नाथ ढाल को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ढालभूम के राजा को फर्गूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल
1767 ईस्वी में ढाल भूमि का राजा इनको बनाया गया। अगला है 1820। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी रही। 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी रही। तो ध्यान रखिएगा ये रोरो नदी पर। कहाँ पे? 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई और इसमें अंग्रेजी सेना विजयी रही। 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए और 1837 में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो सका? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 7 दशकों का समय लग गया। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित कब हुआ? पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1771-72 ईस्वी में कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर दिया। उस समय पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। कौन थे? चित्रजीत राय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसकी आपको पहचान करनी है। तो कौन सा कथन सही है? चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला है कि फर्गूसन 22 मार्च 1767 को घाटसीला जीता और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को ढाल भूमि का राजा बनाया। इन्होंने अंग्रेजों को इसके बदले 5,500 रुपये का सालाना कर देना स्वीकार किया। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जिसके खिलाफ 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ध्यान रखिएगा, विद्रोह कर दिया। 10 वर्ष विद्रोह तो किया था, लेकिन 10 वर्ष के विद्रोह पश्चात कंपनी के संरक्षण में ही 1780 में जगन्नाथ ढाल पुनः राजा बने। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है जगन्नाथ ढाल जो है वो 1780 ईस्वी में पुनः राजा नहीं बने थे। 1777 ईस्वी में इनको फिर से राजा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ कंपनी ने 1773 में हस्तक्षेप किया। कैप्टन फोरविस ने पोरहट राजा के साथ संधि की। तो ये आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो गया। और अगला है लेकिन अंततः 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने एक समझौता कर दिया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 1, 3 और 4 ये भी सही है। तो इस तरह से 1, 3 और 4 अपना स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिसके खिलाफ 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया और 10 वर्ष के विद्रोह के पश्चात कंपनी के संरक्षण में ही 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा।
1700 उसमें 80 दिया था, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी, तो जयकृष्ण राय। ध्यान रखना है, 1717 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। अगला है, अब 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी एवं पलामू के किला पर अधिकार कर दिया। जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा बनाया और खुद उसका दीवान बन बैठा। दिवंगत शासक जयकृष्ण राय के पक्षधर उद्वंत राय अखौरी पटना जाकर जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की अंग्रेजों से याचना की। ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर दिया। सही है। उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत रॉय था, ये भी सही है। और चेरो राजा चित्रजीत रॉय और ठाकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए, बिल्कुल सही है, यानी सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की आपको पहचान करनी है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1772 क्या बोला गया। बोला गया कि 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ। 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे असत्य की बात करी गई, तो ये सत्य है। इस युद्ध में सर्जेंट पेलिविन मारा गया, जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, ये भी सही है। रंका के किला अधिकार करते हुए जयनाथ सिंह मारा गया, बिल्कुल ये गलत है। 1 जुलाई 1771 को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया, ये सही है। तो रंका के किले पर अधिकार करते हुए जयनाथ सिंह मारा गया, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। रंका के किले पर अधिकार करते हुए जयनाथ सिंह जो है नहीं मारे गए थे, ध्यान रखना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह नहीं मारे गए थे। अगला है, अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा दर्पनाथ शाह था। कौन था? दर्पनाथ शाह। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा दर्पनाथ शाह था। अगला क्वेश्चन है अपना, 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर दी। वह पटना काउंसिल के कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर दी। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना देने को तैयार था, तो आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर दी। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, पलामू के अंग्रेज झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। दरअसल 1770 में पलामू के चेरो शासक जयकृष्ण राय की हत्या कर चित्रजीत राय राजा बना तथा इसने जयनाथ सिंह को अपना दीवान बनाया, बिल्कुल ये सही है। अगर हम बात करें, अगला है, जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय ने पटना जाकर कंपनी से सहायता मांगी। परिणामतः जैकब कैमक नामक अंग्रेज सेनापति 1771 में चेतमा के युद्ध में चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित किया। तो ध्यान रखिए, ये भी अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा देखते हैं।
तीसरा, 1771 में पलामू किले पर कैमक ने अधिकार कर दिया और गोपाल राय को यहाँ का राजा नियुक्त किया। बदले में गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देते थे। 1771 में पलामू के किले पर कैमक ने अधिकार कर दिया और गोपाल राय को यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया और बदले में गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देते थे। पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो गया। अब चौथा देखते हैं। ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह ढालभूम राज्य में भागकर शरण लिए। तो ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह ढाल भूम राज्य में भागकर शरण लिए। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ध्यान रखिएगा, ये ढाल भूम में भागकर शरण नहीं लिए थे, बल्कि ये रामगढ़ राज्य में भागकर शरण लिए थे। तो ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ राज्य में भागकर शरण लिए थे। अगला है कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ राज्य से। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग में अंग्रेजों के प्रवेश का नेतृत्व कैमक के द्वारा किया गया था। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, सही हो गया। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया, ये भी सही है। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया, ये भी सही है। यानी आंसर उपयुक्त सभी आंसर अपना हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? तो 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। तो 1773 में रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया और उसे कैप्टन कैमक के अधीन रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला है, इस समय छोटा नागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। इन्होंने अंग्रेज सेनापति के साथ 1771 में मैत्री संधि कर दी थी। बिल्कुल ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। वहीं हम बात करें दूसरा, जिसके तहत पटना काउंसिल को 22,000 रुपये का सालाना कर देना स्वीकार किया, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, पटना काउंसिल को 12,000 रुपये कर सालाना देना स्वीकार इन्होंने किया था। तो ये 22,000 है तो गलत है, 12,000 रुपये होना चाहिए था। छोटा नागपुर के खिलाफ भी अभियान करने वाला अंग्रेज सेनापति जैकब कैमक था, तो ये सही है। तीसरा अपना सही हो गया। संधि के दौरान कैप्टन कैमक की साधारण टोपी के बदले दर्पनाथ शाह ने हीरे जड़ित टोपी पहनाई, जो काफ़ी चर्चित घटना है। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। केवल तीसरा जो है वो गलत है, बाकी केवल जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए इसमें अपना स्टेटमेंट गलत कौन सा है? तो गलत दूसरा है, पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो पटना काउंसिल आपको बता ही दिया कि वो 22,000 उसमें लिखा हुआ है, 12,000 रुपये सालाना कर देना इन्होंने स्वीकार किया था। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी और उस समय सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क 1770 ईस्वी में हुआ था। आरंभ में इस रियासत में केवल 10 गांव थे, ये भी ध्यान रखना है। विक्रम सिंह सरायकेला राज्य के संस्थापक थे। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ?
तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध जो है 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध, ध्यान रखिएगा, 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ, ये ध्यान रखना है। 1899 ईस्वी में खरसावां रियासत को 1899 ईस्वी में खरसावां जो रियासत था उसको ब्रिटिश सरकार से सनद मिली और वर्ष 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर इसे भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। 1856 ईस्वी में राज्यों की पुनर्गठन के समय इसे बिहार राज्य में मिला दिया गया। ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा 1793। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय में अंग्रेजों के विजय अभियान का नेतृत्व कैमक ने किया। बिल्कुल सही है, कैमक के डर से समकालीन रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह पंचेत भाग गए, ये भी सही है। ऐसे में तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने तथा यहाँ की मालगुजारी 30,000 रुपये निर्धारित की गई थी, ये भी सही है। 1773 ईस्वी में कैमक ने रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिला घोषित किया। तो बिल्कुल ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की? 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला है झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड के द्वारा करी गई थी। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की। पहाड़िया विद्रोह के दौरान राजमहल क्षेत्र में काफ़ी असंतोष फैल रहा था और इस असंतोष को कम करने के लिए क्लीवलैंड ने हिल असेंबली प्लान की शुरुआत की। यह प्लान पहाड़िया जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया। इस प्लान के तहत समूचे राजमहल के पहाड़िया को एक शासन व्यवस्था हिल असेंबली के अंतर्गत लाया गया। हिल असेंबली का प्रमुख सरदार को बनाया गया जो वंशानुगत पद था। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक विल्किंसन था। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक जो था कैप्टन विल्किंसन था। कौन था? कैप्टन विल्किंसन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सरायकेला खरसावां राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था, जिसमें खरसावां भी शामिल था, बिल्कुल सही है। इस राजवंश ने मराठा युद्ध में तमाड़ विद्रोह के दमन में तथा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी सही है। अगला है सरायकेला खरसावां ब्रिटिश काल में एक देसी रियासत के रूप में रहा। सरायकेला खरसावां ब्रिटिश काल में एक देसी रियासत के रूप में रहा, ये भी सही है। क्लीवलैंड के द्वारा झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना करी गई थी। तो ये सभी कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर जेई गॉसनर अपने 4 प्रचारक के साथ रांची आए थे। 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर जेई गॉसनर अपने 4 प्रचारक के साथ रांची आए थे, बिल्कुल ये कथन सही है। जिनका नाम है फ्रेडरिक वॉच, थियोडर जैड, एलिमो स्कॉच और अगस्टस ब्रॉन्ट, ये भी सही है। इन्होंने छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल आउसले एवं डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन की सहायता से रांची में गॉसनर मिशन की स्थापना की, ये सही है। यह झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मिशन था।
हालांकि गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरजीन को माना जाता है। तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, 1 दिसंबर 1845 को रांची में अनाथ, निर्धन एवं विधवा की सहायता हेतु एक दया पवित्र घर के रूप में बेथे सदा की स्थापना की गई थी। सही है। इस मिशन के सदस्यों ने 4 कबीर के अनुयायी केशव, नवीन, घूरन एवं बंधु को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। तो ईसाई धर्म में दीक्षित किया, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। और हम बात करें गॉसनर मिशन 1850 में गोविंदपुर, 1854 में चाईबासा एवं हजारीबाग तथा 1855 में पिठोरिया में अपनी शाखा स्थापित की। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। चौथा देखते हैं, 1869 में रे जे विटले ने गॉसनर मिशन से अलग होकर एसपीजी मिशन की स्थापना की। यह झारखंड का पहला मिशन था जिसे 1890 में बीएसपी का दर्जा दिया गया और इस मिशन के प्रथम बिशप जेसी विटले बने। 1919 में यह मिशन चर्च में तब्दील हो गया। 1919 में यह मिशन चर्च में तब्दील हो गया। तो ये चौथा जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। 1869 में रे जेसी, ये चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हम लोगों ने सही देखा था, तो ये हो जाएगा। चौथा गलत क्यों है उसको देख लेते हैं। 1869 में रे जे विटले ने गॉसनर मिशन से अलग होकर एसपीजी मिशन की स्थापना की। यह झारखंड का पहला मिशन था जिसे 1890 में बीएसपी का दर्जा दिया गया और इस मिशन के प्रथम बिशप जेसी विटले बने। 1919 में यह मिशन चर्च के रूप में तब्दील कर दिया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें असत्य कथन की पहचान करनी है, यानी गलत कौन सा है उसकी पहचान करनी है। 1871 में पचम्बा जो गिरिडीह में है में कुछ ईसाई डॉक्टर ने मिलकर द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना की। सही है। 1929 में इस मिशन का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। संथाल क्षेत्र में इस मिशन का व्यापक प्रभाव था। दूसरा भी सही है। और तीसरा की बात करें तो इनमें कहा गया कि संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन से एंड्रयू कैंपबेल जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि एंड्रयू कैंपबेल जुड़े हुए थे तो ये भी सही है। एंड्रयू कैंपबेल को छोटा नागपुर का देवदूत कहा जाता है। तो एंड्रयू कैंपबेल को बिल्कुल गलत है, इन्हें छोटा नागपुर का देवदूत नहीं कहा जाता बल्कि इन्हें संथालों का देवदूत कहा जाता है। एंड्रयू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। तो ध्यान रखिए, पहला पढ़ते हैं। 1898 में डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना करी गई। सही है। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। संत कोलंबस महाविद्यालय मात्र 23 विद्यार्थियों के साथ आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इसके आचार्य RJ H मरे थे। इस मिशन के द्वारा संपत नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। ये भी कथन सत्य है। 1920 में रांची के कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी। तो ये चौथा भी स्टेटमेंट सही है, यानी सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। यह विद्यालय मात्र 13 विद्यार्थियों से आरंभ हुआ था और इसके आचार्य RJ H मरे थे। इस मिशन के द्वारा गणपत नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना करी गई।
अगला है सुमेधित करना है, अगला है सुमेधन करना है, तो सुमेधित करिए। तो हम बात करें गॉसनर की, किसकी बात करें? गॉसनर। तो गॉसनर जो है ये 1845, गॉसनर की बात करें तो गॉसनर का जो हम जो मिलान करेंगे तो ध्यान रखिएगा, गॉसनर जो मिशन जो था वो 1845 रांची में। वहीं हम बात करें एसपीजी की तो 1869 में, एसपीजी 1869 में। और द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना 1871 ईस्वी में पचम्बा में हुई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो गॉसनर की अगर हम बात करें, गॉसनर मिशन 1845 ईस्वी रांची में, एसपीजी 1869 में रांची में, और रोमन कैथोलिक मिशन 1869 में रांची में, तो 3 रांची में, और एक जो है द यूनाइटेड फ्री चर्च ये जो है 1871 में पचम्बा में। इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है की पहचान करनी है। तो पहला है 1871 में झारखंड के रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ हुआ। अभी आपने देखा कि रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ 1871 में नहीं 1869 में हुआ, तो यानी पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इस मिशन के साथ फादर रिवेंस, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जैसे विद्वान जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और इसके अलावा 1855 में लूथेरन चर्च की स्थापना करी गई थी, तीसरा भी सही हो गया। और 1817 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में होती है। 1870 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में होती है, तो ये जो आपका ये 1870 बोला गया है ये गलत है। 1869 में ही एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में हुई, तो आपका ऑप्शन 4 जो है गलत हो गया। फादर हॉफमैन ने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। फादर हॉफमैन ने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक लिखी। तो पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था और चौथा गलत था, पांचवा सही था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, चलिए, 1869 में झारखंड के रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ हुआ। 1869 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में हुई थी। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करें इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, वैसे तो मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, हमारा केवल और केवल फोकस होता है कि आपको जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिपीट करूँ ताकि आप बातों को बार बार आपके कानों तक पड़े तो आप लंबे समय तक याद रखें। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगर मेरा एफर्ट जो है आपको लग रहा है कि इसमें आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसके एवज में आप एक लाइक कर सकते हैं, तो आप बेशक लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन खुद के अंदर आता है, समझ में आता है कि हाँ कोई आपके जो है काम को अप्रिशिएट कर रहा है और इंसान की एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल के रूप में हो जाती है और इंसान जो है और ज़्यादा जो है अच्छे से चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जो है आप वीडियो को लाइक करें। तो अब आइए आगे हम बढ़ जाते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में हम देखेंगे ढाल विद्रोह। किसको देखेंगे? इसको ढाल विद्रोह या ढाल विद्रोह आप बोलते हैं। तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 में हुआ था और ये आप जब तक कि जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने राजा नहीं बनाया तब तक ये चलता रहा। 1767 ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 में हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक करीब 10 वर्षों तक चलता रहा। अंततः 1777 ईस्वी में जब कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूमि का राजा स्वीकार कर लिया तब जाकर विद्रोह शांत हुआ। इस तरह सामंती नेतृत्व में हुए जनजाति किसानों के इस विद्रोह ने
आंशिक सफलता प्राप्त की। तो धाल विद्रोह जो 1767 से 1777 में हुआ, ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ, ध्यान रखिएगा। जब ढाल विद्रोह, ढाल का मतलब क्या होता है, यानी राजा के नेतृत्व में समस्त जनता का विद्रोह, राजा के नेतृत्व में समस्त जनता का विद्रोह को ढाल विद्रोह बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान करनी है। तो 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया। परिणामतः जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। बिल्कुल ये सही बात है। यह विद्रोह 1767 से 77 तक लगभग 10 वर्षों तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1777 में पुनः जगन्नाथ ढाल को धालभूम का राजा बना दिया, तब जाकर यह विद्रोह शांत हुआ। बिल्कुल सही बात है। जगन्नाथ ढाल राजा बनने के बाद कंपनी को आगामी 3 वर्ष तक 2000, 3000 और 4000 की वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो ये तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिए गए। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा जो स्टेटमेंट अपना है ये सही है। सारा स्टेटमेंट क्या है, ये सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। तो आंसर हो जाएगा धाल विद्रोह। अंग्रेजी कंपनी द्वारा धाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को धालभूम का राजा बनाया। किसको बनाया, नीमू ढाल को। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को धालभूम का राजा बनाया। पुनः जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी में धालभूम का राजा बनाया गया। तत्पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही की पहचान करनी है। तो सही की पहचान चलिए करते हैं। इस विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन ने किया। तो बिल्कुल किया, ये स्टेटमेंट सही है। वहीं बात करें सिंहभूम में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। तो बिल्कुल ये भी कथन आपका, दूसरा भी कथन सत्य है। वहीं हम बात करें 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया था। तो 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर जो है अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया था। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया, नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह, ध्यान रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे। किस क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चुआड़ विद्रोह की तरफ। अब कहाँ बढ़ेंगे, चुआड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह, चुआड़ विद्रोह। निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। तो जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था। जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने 6 मार्च 1800 को जमींदारी घट वाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना की तथा स्थानीय लोगों को दरोगा पदों पर नियुक्त किया। तब जाकर स्थिति में सुधार हुआ। भूमिजों द्वारा किए गए इस विद्रोह को घटवाल, पाइक तथा स्थानीय जमींदारों का समर्थन भी प्राप्त था। सबसे
सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया? सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने 1802 ईस्वी में, सबसे पहले बाढ़ भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने 1802 ईस्वी में विद्रोह किया। झारखंड में चुआड़ विद्रोह बीरभूम क्षेत्र में भी हुआ, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? तो चुआड़ विद्रोह। आंसर क्या हो जाएगा? चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। इस विद्रोह का दमन आरंभ में लेफ्टिनेंट गुडियार द्वारा किया गया, जबकि बाद में इसका दमन मेयर क्रॉफर्ड के द्वारा किया गया था। कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? तो ये चुआड़ विद्रोह के मुख्य नेता थे। कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा का सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम चुआड़ विद्रोह के मुख्य नेता थे। जंगल महल में निवास करने वाले भूमिज जनजाति भूमिज जनजाति के लोगों को चुआड़ कहा जाता था। बांग्ला शब्दकोश के अनुसार चुआड़ शब्द का अर्थ होता है दुर्वृत्त और नीच जाति। यह शब्द गाली के रूप में आदिवासी किसानों और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता रहा है। जंगल महल के अंतर्गत मेदिनीपुर, ढालभूम, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, जामबनी एवं झालदा क्षेत्र में आते थे। इस क्षेत्र में आदिवासी, खेरा एवं मांझी स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे तथा इन्हें पाइक कहा जाता था। कार्य के बदले इन्हें राजस्व मुक्त भूमि पाइकान जमीन मिलता था। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए पाइक को हटाकर बाहरी पुलिस नियुक्त किए और इनकी जमीनें भी छीन ली। फलतः यह विद्रोह आरंभ हो गया था। 1783-84 ईस्वी में कैलापाल के जमींदार के नेतृत्व में पंचेत राज्य में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो 1783-84 में कैलापाल के जमींदार के नेतृत्व में पंचेत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु मेयर क्रॉफर्ड को भेजा गया था। तो मेयर क्रॉफर्ड को भेजा गया था। 1798 ईस्वी में मानभूम, बाढ़भूम एवं पंचेत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम एवं पंचेत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह था। कौन था? 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम और पंचेत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह था। इस विद्रोह का नेतृत्व सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह ने किया। इस विद्रोह का दमन आरंभ में लेफ्टिनेंट गुडियार के द्वारा किया गया, जबकि बाद में इसका दमन मेयर क्रॉफर्ड ने किया। 1798 ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1798 ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है यह विद्रोह दुर्जन शाह के नेतृत्व में हुआ, सही है। विद्रोह का मुख्य कारण पंचेत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था, ये भी सही है। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। ये सभी कथन जो है अपने सही हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए पहाड़िया विद्रोह, किसकी बात करते हैं? पहाड़िया विद्रोह।
तो पहाड़िया विद्रोह को हम देखते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह का पहला अपना कथन है, ध्यान दीजिएगा। पहाड़िया विद्रोह में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम पहला देखें, प्रथम चरण 1772 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र के मनसबदारों ने पहाड़िया जनजाति के प्रमुख सूर्यचंग, सावरिया, पाचंग डोम्बा पहाड़िया एवं करिया पुलहर सुमेर सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई। परिणामतः स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। बिल्कुल, ये पहला ही स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने पहाड़िया जनजाति के लोगों के विश्वास अर्जन हेतु नकदी भत्ता योजना शुरू की थी। बिल्कुल ये बात सही है। इसी योजना के विरुद्ध जगन्नाथ देव ने विद्रोह आरंभ किया, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित योजना थी। तो ये दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। अब हम बात करते हैं तीसरा की। तो तीसरा बोला गया है कि 1781-82 में अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दामिनेको का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, जिसके खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इस घटना के बाद क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया, जहां 6 मई 1808 को उनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, 6 मई 1808 को नहीं हुआ था उनका निधन, 6 मई 1807 को उनका निधन हुआ था। तो देखिए बहुत ही माइनर गलती है, लेकिन गलती तो है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है अपना गलत हो गया, बाकी पहला और दूसरा सत्य है। तो इस तरह से वो गलत पूछा था, तो गलत अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह था। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह था। पहाड़िया जनजातियां 3 उपजातियों में बटी हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, जिसमें सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा एवं पाकुड़ क्षेत्र में रहती थी। मुगल काल में इन्हें लुटेरा कहा जाता था। मुगल काल में इन्हें लुटेरा कहा जाता था। जनजातीय विद्रोह के इतिहास में पहाड़िया विद्रोह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह 1772 से 1782 तक चला था। पहाड़िया विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व रमन्ना आहड़ी के द्वारा किया गया था। पहाड़िया विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व रमन्ना आहड़ी के द्वारा किया गया था। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1781-82 में हुई। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत 1781-82 में हुई थी। अगला है कि अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनेको में परिवर्तित कर दिया। अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 में दामिनेको में परिवर्तित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु। अगला है दामिनेको क्या है? दामिनेको क्या है? तो दामिनेको की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा। तो संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा यही दामिनेको है। अंग्रेजों द्वारा दमन की एक प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं, पहला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यह एक ऐसी संपत्ति जो जमींदारों द्वारा दमन के रूप में पृथक रूप में प्रयुक्त की जाती थी। ये गलत है, ये भी गलत है।
इनमें से कोई नहीं। तो संथाल परगना, ध्यान रखिएगा, संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित किया जाना दामिन एको कहलाया। तमाड़ विद्रोह, चलिए शुरू करते हैं। तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय में नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था। कौन था? नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था। छोटा नागपुर के तमाड़ विद्रोह को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो विद्रोह छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। कंपनी की बाहरी लोगों को सह देने की नीति एवं नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह के मूल कारण थे। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो बाहरी लोगों को सह दे रही थी, बाहरी लोगों को जाकर यहाँ पे बसाया जा रहा था, उनकी नौकरी उनको दी जा रही थी और यहाँ पे जो यहाँ के प्रॉपर जो बसिंदे थे उनकी उपेक्षा की जा रही थी। साथ ही साथ जो है नागवंशी शासक जो है, इस समय के नागवंशी शासक जो है ये काफ़ी अत्याचार जो है वहाँ की जनता पर कर रहे थे। यही सारे विद्रोह, यही सारे कारण थे जिनके कारण जो है विद्रोह पनपता था और अंग्रेज जो है उसको जो है अलग अलग जो है नाम दिया करते थे। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में, ध्यान रखिएगा, जेम्स क्रॉफर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में जेम्स क्रॉफर्ड ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रथम चरण 1782 से 83 रामगढ़ पंचायत बीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होकर नागवंशी राजाओं के खिलाफ इस विद्रोह की शुरुआत किए। कुछ स्थानीय जमींदार भी इस विद्रोह का समर्थन किए। अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड ने इस विद्रोह का दमन किया। 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजी मानकी, विष्णु मानकी और मौजी मानकी दोनों के द्वारा किया गया। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी और एवं मौजी मानकी ने किया। द्वितीय चरण में विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1789 में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर तथा कप्तान होगन ने इस विद्रोह का दमन किया। तो 1789 में जो तमाड़ विद्रोह विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, इसका जो है दमन की बात करी जाए तो दमन के लिए लेफ्टिनेंट कूपर और कप्तान होगन जो है ये दोनों मिलकर इस विद्रोह को का दमन इनके द्वारा किया गया। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी, किसके द्वारा? विष्णु मानकी के नेतृत्व में यह किया गया। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया। इस विद्रोह का दमन वेल्स के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ तमाड़ विद्रोह अलग अलग चरणों में हुआ, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग चरण में किसके द्वारा ये विद्रोह किया गया। तो देखिए तमाड़ विद्रोह जो प्रथम चरण था वो 1782-83 में हुआ और इसके प्रमुख नेता जो थे वो ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह था। दमनकर्ता इसका था मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। द्वितीय जो तमाड़ विद्रोह का जो चरण था वो 1789 में शुरू हुआ और विष्णु मानकी मौजी मानकी के द्वारा ये शुरू किया गया और इसको दबाया लेफ्टिनेंट कूपर ने। तृतीय अगर तमाड़ विद्रोह की बात करें तो ये 1794 से 98 में 1794 में शुरू हुआ और 98 तक चला और इसका फिर नेतृत्व करता कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह और कैप्टन रिमंड व बेन ने जो है मिलकर इसे दबाया। चौथा तमाड़ विद्रोह
की शुरुआत 1807 में हुई और 8 में तक ये चली। इसके नेतृत्वकर्ता दुखन मानकी थे। कौन थे? दुखन मानकी। और इसको दबाया कैप्टन रफसेज ने। पांचवा अगर तमाड़ विद्रोह की बात करें तो 1810 में शुरू हुआ और 2 साल तक चला, 1812 तक। और इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो बख्तर शाह थे और इसको दबाया LH ओडोनेल यहाँ पे याद रखिएगा। अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में 1819 में छठा तमाड़ विद्रोह का चरण शुरू होता है और 21 तक चलता है। और इसके नेतृत्वकर्ता रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इस विद्रोह के दमनकर्ता रफसेज और कोलविन थे। कौन थे? रफसेज और कोलविन। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया? अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1809 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु पुलिस बल का गठन 1809 ईस्वी में किया गया था। 1819-20 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया? 1819-20 में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया? तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें किसके नेतृत्व में, विष्णु मानकी और रुदन मानकी और कुंटा मानकी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, रुदन मानकी और कुंटा मानकी, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। 1819-20 में रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया। 1819-20 में रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं तिल का आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1785 में जौरा नामक पहाड़िया सरदार के धोखा देने से तिलका मांझी गिरफ्तार हुए, जिसके बाद इन्हें भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे वर्तमान तिलका मांझी चौक पे फांसी दे दी गई। बिल्कुल सही बात है कि 1785 में जौरा नामक पहाड़िया सरदार के धोखा देने के कारण तिलका मांझी को गिरफ्तार कर दिया गया और इसके बाद इन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई, जिस बरगद के पेड़ को आज जो है तिलका मांझी चौक के रूप में डेवलप किया गया है। तो पहला सही है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं। इनके नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय रखा गया है। सही है। तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जिन्हें 47 पहाड़िया सरदार एवं स्थानीय महिलाओं का समर्थन 47 पहाड़ी सरदार और स्थानीय महिलाओं का समर्थन, ध्यान रखिएगा, स्थानीय महिलाओं का समर्थन तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जिन्हें 47 पहाड़िया सरदार एवं स्थानीय महिलाओं का समर्थन प्राप्त था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तीसरा स्टेटमेंट जो है फ्रेंड, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जिन्हें 47 पहाड़िया सरदार एवं स्थानीय महिलाओं का समर्थन प्राप्त था। तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। और चौथा हम लोग देख लेते हैं, इस विद्रोह का दमन कैप्टन ब्रूक एवं आयरकूट ने किया। इस विद्रोह का दमन कैप्टन ब्रूक एवं आयरकूट ने किया। तो ये सारे स्टेटमेंट अपने सही हो जाएंगे। अगला है तिलका आंदोलन का नेतृत्व। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो तिलका आंदोलन
तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह 1783 से 1785 के बीच तिलका मांझी, मूल नाम जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी का मूल नाम जबरा पहाड़िया था, के नेतृत्व में लड़ा गया और आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी हितों की रक्षा। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी हितों की रक्षा एवं अंग्रेजी शासन की समाप्ति। ये इनका दो उद्देश्य था। पहला तो आदिवासी हितों की रक्षा करना और अंग्रेजी जो शासन जो थी उसका समापन करना। इस आंदोलन का केंद्र बिंदु संथाल परगना में भागलपुर के निकट वंचरी जोर गांव था। तो ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन का केंद्र संथाल परगना में जो भागलपुर के निकट वंचरी जोन गांव है वो इसका केंद्र बिंदु था। तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? तो अभी तो आप वहीं देख रहे हैं। तिलका मांझी ने जो है 1784 का क्या कब 1784 में आंदोलन शुरू किया। तिलका मांझी ने 1784 में आंदोलन शुरू किया था। विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने अपने तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था। तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा संथाल परगना। तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र संथाल परगना था। इस आंदोलन का केंद्र संथाल परगना में भागलपुर के निकट वंचरी जोन गांव था। संथाल परगना में भागलपुर के निकट वंचरी जोर गांव था। अगला है तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, सही है। अंग्रेज एवं उनके पीठुओं, साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति। तो ये सभी जो है तिलका मांझी का उद्देश्य था। अगला है, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? तो तिलका विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था। यह अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध यानी गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। गोरिल्ला युद्ध का शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज की पहाड़ी से की गई। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा 1785 ईस्वी में जो पहाड़िया सरदार जौराह ने तिलका मांझी को धोखा दिया और उसी के धोखेबाजी के कारण जो है अंग्रेजों ने इनको 1785 में जो है पकड़ लिया और उन्हें रस्सी बांधकर चार घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उन्हें बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ? चेरो विद्रोह 1819-20 में हुआ। तो चेरो विद्रोह ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कब हुआ तो 1819-20 में चेरो विद्रोह हुआ। तो 1819-20 में चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह या भूषण सिंह के द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था। यह विद्रोह पलामू के जंगल से प्रारंभ हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1800 से 1819 1818 से 1819 में हुआ। अगला है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह को 1802 में फांसी दी गई। 1800 से 1802 में चेरो समुदाय ने अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों को पुनः अधिग्रहण को लेकर भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, परंतु इन्हें 1802 में पकड़कर फांसी दे दी गई। 1802 में अंग्रेजों ने पलामू के
शासन की जिम्मेदारी देव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह को दे दिया, जिसके खिलाफ भी चेरो जनजाति ने विद्रोह किया। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए दमन हेतु अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में दे दिया? निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसकी जो बागडोर अपने हाथों में दे दी? तो ये 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में कर दिया और इसके शासन की जिम्मेदारी देव के राजा घनश्याम सिंह को दे दी थी। देव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में जो है चेरो जनजाति ने विद्रोह कर दिया। चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विद्रोह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया। सही है। अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बनाया था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया था। ये भी सही है। ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 1819-20 में चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह या भूषण सिंह के द्वारा किया गया तथा इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया। यह विद्रोह पलामू के जंगल से प्रारंभ हुआ। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 ईस्वी में हुआ। हो विद्रोह, तो चलिए हो विद्रोह जानते हैं। छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्न में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? तो आंसर हो जाएगा 1820-21 में। छोटा नागपुर के हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था। यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। छोटा नागपुर के हो लोगों ने 1820 से 21 ईस्वी में जबरदस्त विद्रोह किया। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था। यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1820 में। मेजर रफसेज ने 1820 में हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया। 1820 में चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर हो लोगों ने मेजर रफसेज के विरुद्ध आक्रमण किया था, परंतु लड़ाई में अंग्रेज विजयी रहे। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा हो विद्रोह को। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। मेजर रफसेज निम्न में से किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? मेजर रफसेज निम्न में से किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मेजर रफसेज जो है वो बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। अब आइए कोल विद्रोह, आगे हम देखते हैं। अब कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह बोला गया कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कोल विद्रोह में ध्यान रखिएगा इसका प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो पहला है भूमि संबंधी असंतोष। अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त लागू किया जिसे आदिवासियों की जमीन छीन गई, ये सही बात है। वहीं हम बात करें कि 1825 में आबकारी कर लगाना अंग्रेजों ने हाड़िया पर
पदचुई नामक कर लगाया। ये गलत बात है, ये गलत है स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। दिकुओं का शोषण, ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी दिकु द्वारा जनजातियों का कई प्रकार से शोषण किया गया। तो ये तीसरा भी इस कथन जो है अपना सही है। वहीं हम बात करें महिलाओं पर अत्याचार, विद्रोह का तात्कालिक कारण और आदिवासियों द्वारा आदिवासी स्त्रियों का छीना जाना था। यानी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, विद्रोह का तात्कालिक कारण गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी स्त्रियों का छीना जाना था। तो बताइए इतना अगर भयानक मतलब ये उल्टा सीधा अगर ये काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यही सब कारण था कि विद्रोह भड़कता था और बाद में ये लोग जो है उसको जो है लोगों की जान लेकर और उसका दमन करते थे। 1824 में आबकारी कर लगाना, अंग्रेज़ों ने हड़िया पर पदचुई नामक कर लगाया था। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो स्टेटमेंट जो अपना ये बी था ना, यहाँ पे इन्होंने 1825 बोला है, लेकिन ये रियल में हुआ तो था, लेकिन 1824 में आबकारी कर लगाया गया था जिसमें अंग्रेज़ों ने हड़िया पर पदचुई नामक कर जो है वो इम्पोज कर दिया था। आगे आइए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, सही कथन की पहचान करते हैं। तो पहला है विद्रोह के आरंभ से पहले सोनपुर, विद्रोह के आरंभ से पहले सोनपुर परगना के मानकी सिंधराय से 12 गांव छीनकर अंग्रेजों द्वारा सिखों को दे दी गई। बिल्कुल सही बात है। वहीं हम बात करें कि जिसके बाद सिखों ने मानकी सिंधराय पर कई अत्याचार किए, साथ ही उनकी 2 बहनों का शील भंग किया। तो बिल्कुल ये दोनों कथन, ये पहला और दूसरा अपना स्टेटमेंट सही हो गया। और अगला अगर हम बात करें, इस दौरान सिंहभूम के बंद गांव में जफर अली नामक व्यक्ति ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा परिणाम था सिंधराय मानकी एवं सुगना मुंडा के नेतृत्व में 900 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जिस पर सिखों का अधिकार दिया गया था, जिस पर सिखों का अधिकार दिया गया था। तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। और सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में जो ये 900 आदिवासियों ने उन गांव पर हमला कर दिया जिस पर सिखों का अधिकार था, तो ये 900 नहीं थे, 700 थे। कितने थे? तो 700। ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंधराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जिस पर सिखों का अधिकार दिया गया था। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? कोल विद्रोह की बात करें तो बोला जा रहा है कि कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 में। कब? 1831 में कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ। कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 ईस्वी में हुआ। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 में हुआ था। कोल विद्रोह में मुख्यतः हो जनजाति थी। इस विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने किया। कोल विद्रोह में हजारीबाग के लोगों ने नहीं के बराबर योगदान दिया था। अगला आइए, अंग्रेजों, आगे अगला है स्टेटमेंट अपना कि अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में निम्न में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था? अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में निम्न में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था? तो कुमांग गांव से भड़का था, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो देख लेते हैं। कोल विद्रोह इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। अंग्रेजी, ध्यान रखिए कि अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के
कुमांग गांव से भड़का था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी है। तो देखते हैं, हमले की योजना से पहले तमाड़ के लंका गांव में बिंद्राय मानकी के अधीन एक सभा आयोजित की गई थी। ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। तो जिसके बाद विद्रोहियों ने सर्वप्रथम जफर अली की हत्या की और कई गांव को अपने अधीन कर दिया। तो ये दूसरा भी सही है। और वहीं हम बात करें तीसरा, 1834 में इस विद्रोह का नेतृत्व सीधी निवासी बुद्धू भगत ने किया, परंतु बुद्धू भगत को अपने भाई, पुत्र एवं 250 साथियों के साथ मारे गए। ये गलत है। अगला है चौथा, हम देखते हैं स्टेटमेंट, जबकि सिंधराय मानकी सोनपुर परगना में तथा सुरगा मुंडा सिंहभूम के बंदगांव में आत्मसमर्पण कर दिए। समर्पण छोटा नागपुर में हजारी बाग ही ऐसा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अपना आंसर होगा 1, 2, 4 सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तीसरे में कहा गया था कि 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व सीधी निवासी बुद्धू भगत ने किया था, परंतु बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र एवं 150 साथियों के साथ मारे गए, न कि यहाँ पे जो संख्या ज़्यादा बताई गई है 250 साथियों के साथ मारे गए। अगला है सिंधराय, बिंद्राय तथा सुरगा। सिंधराय, बिंद्राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है। तो सिंधराय, बिंद्राय तथा सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। सुरगा मुंडा बंदगांव के रहने वाले हैं। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को उरांव परिवार में हुआ था। अगला है कि कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने की। तो ध्यान रखिएगा, इस हैवलॉक ने कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी, इसका दमन हैवलॉक के द्वारा किया गया। अगला है कि इस विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया। कहा गया कि इस विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया। इस विद्रोह के प्रमुख कई महत्वपूर्ण परिणाम थे। तो इस विद्रोह के प्रमुख कई महत्वपूर्ण परिणाम थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला है कि जनधन की अपूर्णीय क्षति, बिल्कुल सही बात है। डेंट एवं विल्किंसन को छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी सही है। इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में कमी की गई, ये ऐसा अंग्रेज तो कर ही नहीं सकते थे, ये गलत है। जमींदारी घट वाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना की गई, सही है। और वहीं हम बात करें कि 1833 में एक रेगुलेशन 13 के तहत छोटा नागपुर, खास पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को मिलाकर नए प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ और मुंडा मान की व्यवस्था फिर से स्थापित की गई। तो बिल्कुल जो है स्टेटमेंट सही है। तो आंसर जो होगा वो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में वृद्धि हुई। अगला है कि निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। तो कोल विद्रोह, ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत विद्रोह का गठन हुआ। गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया गया। ज्ञातव्य रहे कि विल्किंसन
ही वह व्यक्ति था जिसने कोल विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। विल्किंसन ने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए। विल्किंसन जनसाधारण में किशुन साहेब के रूप में जाने जाते थे और इन्हीं के नाम पर जो है रांची को किशुनपुर कहा जाता था। क्या बोला जाता था? रांची को किशुनपुर बोला जाता था। तो दोस्तों, ये हमने कोल विद्रोह को कंप्लीट कर दिया। अब जो है भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह, साफाहोड़ा विद्रोह और बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह और टाना भगत आंदोलन और 1857 का विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इधर अभी जो है आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो थोड़ा जो है मुझे लग रहा है कि 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा और 2 वीडियो में आपका जो है आधुनिक भारत का आधुनिक झारखंड का इतिहास हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई बात अगर कहनी हो, वीडियो आपको कैसा लगता है, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे अपनी बात ज़रूर रखें। आपके हर बातों को सर आँखों पर लिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।